नमस्कार। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती है। प्रेमचंद्र का साहित्य मानवीय संवेदना का संस्कार करने वाला साहित्य है। यदि उत्तर भारत के जनजीवन से आपको साक्षात्कार करना हो तो प्रेमचंद्र का साहित्य मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे बीच उपस्थित है। प्रेमचंद्र बहुआयामी रचनाकार थे। उन्होंने उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखी, नाटकों की रचना की, बाल साहित्य भी लिखा, पुस्तक समीक्षाएँ की और पत्रकारिता को भी उन्होंने समृद्ध किया। प्रेमचंद्र के साहित्य में गांव भी है, शहर भी है, नगर भी है, लेकिन गांव के यथार्थ का जो चित्रण है, जो वर्णन है, जो गांव की लोक संस्कृति को उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है, वह अपूर्व है। प्रेमचंद्र का जन्म लम्ही में हुआ था। वह काशी के समीप का एक गाँव था। ग्रामीण परिवेश को उन्होंने देखा। नौकरी के क्रम में उन्होंने शहरों का भ्रमण किया। तो गांव और शहर दोनों के भूगोल, दोनों की बनावट, दोनों की विशेषता, दोनों की सीमाओं को उन्होंने देखा, जाना और अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रेमचंद्र का गोदान, जिसे कृषक जीवन की त्रासदी का महाकाव्य कहा गया है, उस गोदान की शिल्पगत विशेषता ही है कि गाँव और शहर दोनों की कथाओं का संगम थल। गाँव जहाँ होरी है वह किसान से मजदूर बन जाता है। सामंतवाद का अंत गोदान में दिखाया है। तो गांव कैसे बदलता है, गांव के लोगों की मनोवृत्ति कैसे बदल रही है, परिस्थिति कैसे बदल रही है, प्रेमचंद्र ने इसका दिग्दर्शन कराया है। होरी मर्जाद उसकी रक्षा के लिए विकल है। वह गांव में ही रहता है। वह पूंजीवादी व्यवस्था में दबा हुआ है। वह किसान से मजदूर बन जाता है, किंतु जमीन के प्रति उसका यह मोह समाप्त नहीं होता। प्रेमचंद्र ने इस प्रवृत्ति को जीवंतता के साथ रेखांकित किया है। होरी का पुत्र गोबर जाता है, शहर जाकर कमाता है, तो कैसे गाँव के लोग अपनी परंपरा के साथ बंधे हुए हैं, कैसे व्यामोह उन्हें घेरता है। प्रेमचंद्र का कथा साहित्य में कई अन्य ऐसे प्रसंग मिलेंगे। गांव में जो आत्मीयता होती है, जो सद्भाव होता है, जो एक दूसरे के साथ रहने की वृत्ति होती है, प्रेमचंद्र ने उस ओर संकेत किया है। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से दहका हो मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दूँ। जिस खेत से किसान को रोटी न मिले, उस खेत की हर एक बाली को जला देना चाहिए। पूस की रात प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कहानी है। एक किसान अपनी खेत की रखवाली करता है। वह ठंड से ठिठुरता है। खेत के फसल पशु चर जाते हैं। वह दुखी नहीं होता है, क्योंकि उससे मुक्ति मिलती है। आज गांव से मजदूरों का पलायन हो रहा है। वे महानगर की ओर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्यों गांव का नगरीकरण हो रहा है? प्रेमचंद्र के साहित्य में इसका चिंतन है। प्रेमचंद्र का साहित्य बहुआयामी है। हर विधा में प्रेमचंद्र ने अपनी दक्षता को सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन जो उनका कथा साहित्य है वह इतना व्यापक है, इतना समृद्ध है कि हम उन्हें कथा सम्राट कहकर मान लेते हैं कि उनका मूल्यांकन हो गया, उनके महत्व का रेखांकन हो गया। 1903 में प्रेमचंद्र की रचनाएं छपने लगी। प्रारंभ में प्रेमचंद्र नवाब राय के नाम से लिखते थे। कहीं कहीं धनपत राय का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में प्रेमचंद्र उर्दू में लिखते थे। 1903 में काशी से निकलने वाले उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में उनका पहला उपन्यास असरार मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य का प्रकाशन हुआ। वहाँ धर्म के नाम पर जो उकृत का समावेश देवस्थान में हो रहा है, उसका चित्रण प्रेमचंद्र करते हैं। प्रेमचंद्र पाखंड के विरोधी रहे हैं। उन्होंने पाखंड का विरोध किया है। प्रेमचंद्र ने अनेक विदेशी महापुरुषों की जीवनी लिखी है, अपने देश के नौजवानों को प्रेरित करने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए। 1908 में उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन का प्रकाशन हुआ। यह देश प्रेम की कहानी है। देश प्रेम को भावात्मक स्तर पर वे अभिव्यक्ति देते हैं। 1908 के दिसंबर में सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित होती है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस कहानी की महत्ता की ओर रेखांकन भी करते हैं, इसकी समीक्षा भी करते हैं। अंग्रेज़ सरकार का ध्यान गया, प्रतियाँ जब्त हो गई और प्रेमचंद्र को चेतावनी मिली कि अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में तुम होते तो तुम्हारे हाथ कलम कर दिए जाते, यानी काट दिए जाते। 1909 में ज़माना में कई रचनाएँ छपी जिनमें लेखक का नाम नहीं था। 1910 में प्रेमचंद्र का पदार्पण होता है। नवाब राय, धनपत राय प्रेमचंद्र के नाम से विख्यात होते हैं और बड़े घर की बेटी उनकी पहली कहानी छपती है। यह कहानी गाँव की सदाशयता की कहानी है, सील की कहानी है, संबंधों की मर्यादा की कहानी है। कैसे हमारा संयुक्त परिवार संयुक्त रह सकता है, प्रेमचंद्र की यह चिंता इस कहानी में व्यक्त होती है। गाँव का जो परिवार होता है वह संयुक्त होता है। कृषि प्रधान संस्कृति होने के कारण सब लोग साथ रहते हैं, मिलकर खेती करते हैं। पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई कहानी है
और सरस्वती पत्रिका में यह छपी। प्रेमचंद्र की पहली कहानी के रूप में कई आलोचकों ने इसे स्वीकृति दी है, लेकिन इससे पहले प्रेमचंद्र की 3 कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं। परीक्षा कहानी प्रताप में 1914 में प्रकाशित हो चुकी थी। 1915 में सरस्वती में 2 कहानी सौत और सज्जनता का दंड का प्रकाशन हो चुका था। तो पंच परमेश्वर कहानी में भी गाँव का परिवेश है, कैसे पंच परमेश्वर होते हैं, कैसे गाँव का जो न्याय विधान है, कैसे वहाँ की जो विधि व्यवस्था है, कैसे गांव के लोग राग द्वेष से मुक्त होते हैं, इसका चित्रण प्रेमचंद्र ने इस कहानी में किया है। प्रेमचंद्र की एक कहानी है सवा सिर गेहूँ। हमारे यहाँ जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने यह प्रवाद फैलाया कि इस जीवन में आप दुखी हैं तो इसका कारण यह है कि पूर्व जन्म में आपने पाप किए हों, धर्म से विमुख रहे हों, पुरोहितों की सेवा नहीं की, तो इस जन्म में आप दान करिए, आपको मुक्ति ही नहीं मिलेगी, अगला जीवन में बेहतर जीवन भी मिलेगा। सवा सिर गेहूँ में कर्ज लेकर जो दान देने की मानसिकता का चित्रण प्रेमचंद्र ने किया है। प्रेमचंद्र के अंतिम दौर की कहानी है कफन। कई आलोचकों ने इसे कहानी को यानी कफन कहानी को आलोचनात्मक यथार्थवाद की कहानी के रूप में माना है। यहाँ प्रेमचंद्र ने गाँव में पनप रही उस मानसिकता का चित्रण किया है जहाँ बेगारी है, जहाँ गरीबी है, प्रदान वीर कहलाने के नाम पर लोग मदद करते हैं, कोई इलाज के बिना मर जाता है, उसे सहयोग नहीं मिलता है, मर जाने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए अनुदान दिए जाते हैं। यह कौन सी व्यवस्था है? गांव आज शहर में तब्दील हो रहे हैं, गांव के लोग शहर में पलायन कर रहे हैं। प्रेमचंद्र ने गांव के इस यथार्थ का चित्रण किया है। उन्होंने गाँव की विशेषता को रेखांकित किया है। प्रेमाश्रम उपन्यास में सामंतवाद का अंत दिखाया गया है। कर्मभूमि उपन्यास में किसानों का संघर्ष है। तो शहरी मजदूरों का चित्रण है। अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए जनतांत्रिक आंदोलन भी है। संग्राम प्रेमचंद्र का पहला नाटक है, 1923 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में उन्होंने गाँव का चित्रण किया है। इस नाटक में भी कृषि समस्या इसका मूल प्रतिपाद्य विषय है। तो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में प्रेमचंद्र का साहित्य हमारा मार्गदर्शन करता है। आज प्रेमचंद्र को याद करते हुए मैं उस रचनाकार के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ जिसने गांव और शहर दोनों के जनजीवन को पूरी तीव्रता के साथ, पूरी सजगता के साथ रेखांकित किया है और यह बता दिया है कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। साहित्य ही समाज को दिशा देता है, समाज को परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है और समाज को एक उच्चतर शिखर तक ले जाता है। धन्यवाद।